अब हम लोग देखते हैं लुसेंट का ऑब्जेक्टिव भारत की प्राकृतिक वनस्पति पार्ट 3। ठीक है, हम यहाँ पर 11 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। अब 12 से देखते हैं कि निम्न में से निम्न का सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यह हो जाएगा 1 के 4, 1 के 4 सागवान हो जाएगा हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र, और दूसरा है 20 देवदार हो जाता है हिमालय के तराई क्षेत्र, और सुंदरी हो जाता है सुंदरी वृक्ष हो जाता है सुंदरवन, और सिनकोना हो जाता है मध्य भारत। 13 नंबर है कि सुमेलित कीजिए और निम्न सुमेलित कीजिए तथा सूची को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। पहला हो जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, तो यह हो जाता है तराई क्षेत्र में। ठीक है, उष्णकटिबंध शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन हो जाता है मध्य गंगा मैदान में। अल्पाइन वनस्पति हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। उष्णकटिबंध सदाबहार वन हो जाता है सह्याद्री में। 14 नंबर प्रश्न है कि पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का नाम क्या है, तो सादा हरित। ठीक है, सादा हरित। 15 नंबर है कि उष्णकटिबंध आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं तब प्रदीपीय पठार पर। 16 नंबर है कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो जाता है उष्णकटिबंध पतझड़ वन। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा हो जाता है। ठीक है, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा हो जाता है उष्णकटिबंध शुष्क क्षेत्र, और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्र को कहते हैं मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र, और 200 सेंटीमीटर से वर्षा अधिक हो जाता है तो उष्ण आर्द्र सदाबहार वन। ठीक है, 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंध वर्षा वनों की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंध वनों के उपयोग को अधिक आसान बनाता है, तो यह हो जाता है 2 और 4। अधिक मुलायम लकड़ी और समरूपता। 18 नंबर देखेंगे कि निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंध सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो नीलगिरी पहाड़ी पर। 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है, तो यह कर्नाटक है। 20 नंबर है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहते हैं, तो सुंदरी वृक्ष। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, तो कर्नाटक। 22 नंबर है कि भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंध से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है, तो उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है, तो उष्णकटिबंध सदाबहार वन। 24 नंबर है कि भारत के वनों में उष्णकटिबंध और शीतोष्णकटिबंध वन का योगदान क्रमशः है, तो 93% एवं 7%। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है, तो पतझड़ वन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है, तो मध्य प्रदेश। और भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक मैंग्रोव वन सदापर्णित वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं वे वन कौन से होते हैं, तो मैंग्रोव वन। 29 नंबर है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो सुंदरवन। 30 नंबर है कि निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो 2, 3, 4। ठीक है, 2, 3, 4 स्वर्णरेखा और कृष्णा और गंगा। स्वर्णरेखा, कृष्णा और गंगा। 31 नंबर है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। उपयुक्त राज्यों में किस में उष्णकटिबंधीय सदापर्णीय वन होते हैं, तो यह हो जाता है 1 और 3। यह अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। 32 नंबर प्रश्न अब नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान पक्षी विहार एवं वन जीव अभ्यारण्य। ठीक है, 65 नंबर है। अपने पहला क्वेश्चन है कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन जीव के लिए कानूनी तौर पर
आरक्षित क्षेत्र है तो बायोस्फीयर रिजर्व। सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है तो गुड़गांव में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है तो उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है तो पेरियार। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। निम्नलिखित में से कौन सा एवं सुमेलित नहीं है तो दाचीग्राम हाथी के लिए सुमेलित नहीं है, बाकी सब है। गिर एशियाई शेर के लिए, काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा के लिए और केवलादेव साइबेरियन सारस के लिए। 7 नंबर है कि दाचीग्राम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है तो जम्मू कश्मीर। 8 है कि संकट पंडिड्रे कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है तो गाहिर माथा में। 9 नंबर है कि सरिस्का पक्षी बिहार कहाँ अवस्थित है तो राजस्थान। नेक्स्ट है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाम कहाँ पर है तो यह मणिपुर। 11 नंबर है कि काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है तो काजीरंगा गेंडा के लिए। 12 नंबर है कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है तो गुजरात। निम्नलिखित को सही मिलान करें। पहला हो जाता है एक बांदीपुर नेशनल पार्क हो जाता है कर्नाटक। बुक्सा टाइगर रिजर्व हो जाता है पश्चिम बंगाल। और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ असरिवनी ये हो जाता है राजस्थान। और पेंच नेशनल पार्क हो जाता है मध्य प्रदेश। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है तो उत्तर प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो असम में। केवलादेव घना पक्षी बिहार कहाँ अवस्थित है तो भरतपुर राजस्थान में। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है तो उत्तराखंड। और मानस पशु बिहार किस राज्य में है तो असम। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है तो काजीरंगा। और किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है तो उत्तराखंड। मधुमलाई पशु बिहार प्रसिद्ध है तब व्याघ्रों के लिए। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में है तो गुजरात में। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में। और खंगचंद जेहेदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो सिक्किम में। डम्फा वन्यजीव अभयारण्य मिजोरम में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है तो किबिल लामजाओ। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है तो एशियाई हाथी का। 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि मिलान करना है, ठीक है। राष्ट्रीय वन अभयारण्य अमराज कागेर राष्ट्रीय वन है, यह हो जाता है छत्तीसगढ़। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है तो कर्नाटक है। कुंगती वन जीव राष्ट्रीय जीव अभयारण्य है हिमाचल प्रदेश है। और सुल्तानपुर पक्षी बिहार है हरियाणा, ठीक है। 30 नंबर है कि नामदफा कहाँ है, यह है अरुणाचल प्रदेश। बांदीपुर कहाँ है तो बांदीपुर हो जाएगा कर्नाटक। पेरियार कहाँ है तो यह हो जाता है केरल। किबिल लामजाओ हो जाता है मणिपुर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। बांधवगढ़ कहाँ स्थित है तो यह हो जाता है मध्य प्रदेश। बांदीपुर हो जाता है कर्नाटक, ठीक है। रोहला हो जाता है हिमाचल प्रदेश। और गिर हो जाता है गुजरात, ठीक है। गिर वन हो जाता है, यहाँ पर भी मिलान करना है। गिर वन हो जाता है गुजरात। और भरतपुर सेंचुरी यह हो जाता है राजस्थान। बांधवघाट सेंचुरी यह हो जाता है मध्य प्रदेश। काजीरंगा हो जाता है असम। सुमेलित करना है फिर, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है तो यह हो जाता है मंडला में। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो यह हो जाता है सहडोला।
माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो यह हो जाता है शिवपुरी, ठीक है। माधव हो जाता है शिवपुरी और इंद्रावती हो जाता है छत्तीसगढ़ में, तो यह हो जाता है बीजापुर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर देखेंगे। पार्क एवं वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राज्य डाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह हो जाता है जम्मू कश्मीर। केवलादेव घना पक्षी विहार हो जाता है राजस्थान। कान्हा राष्ट्रीय पार्क हो जाता है मध्य प्रदेश। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाता है केरल, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बत्रघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना का साथ नहीं है? तो वाल्मीकि हजारीबाग नहीं है, यह बिहार में है, ठीक है। सरिस्का है अरवल, पेंच है नागपुरी, नागा अर्जुन सागर है श्रीशैलम। भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो काजीरंगा अभ्यारण्य में। 39 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं? तो किवी लामजाओ नेशनल पार्क है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो कर्नाटक। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश। 42 नंबर है कि रणथंभ वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह राजस्थान में है, बाबर शेर के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इनमें से कोई नहीं। सुमिलित कीजिए और सूची को दिए गए कूट भाषा को करना है। तो यह हो जाता है बांदीपुर हो जाता है कर्नाटक। दुधवा हो जाता है उत्तर प्रदेश। सिमलीपाल हो जाता है उड़ीसा और सरिस्का राजस्थान। निम्नलिखित में से सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो मन्नार की खाड़ी, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गेंडा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बुक्सा बिहार में नहीं है, बाकी सब नमेरी असम में है, दाफा मिजोरम में है और नाम दफा अरुणाचल प्रदेश में है। 62 नंबर है कि निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो डम्फा मिजोरम में है। पेरियार जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो केरल में है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ एवं हाथी के लिए। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में है? तो यह हो जाता है राजस्थान। अब हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया? तो 1973 से 74 में। मूंगे की चट्टान के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? तो कच्छ की खाड़ी। भारत में जंगली गधे निम्नलिखित कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में। और 69 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश। 71 नंबर है कि निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंध से उपोष्ण शीतोष्ण एवं आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो नाम दफा नेशनल पार्क। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है भारत की मिट्टी, ठीक है। 66 नंबर भारत की मिट्टी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं? तो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। क्षेत्रीय विस्तार एवं कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो 4 वर्ग हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टी सही अवरोही क्रम है? तो जलोढ़ मिट्टी है, फिर लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो जलवायु संरचना एवं उच्च उपज की विविधता।
7 नंबर है कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उपयुक्त मृदा है तो जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो खादर, और पुराने जलोढ़ मिट्टी को जानते हैं बांगर। 9 नंबर प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम से बांगर। 10 नंबर है कि भारत के उत्तरी मैदान की मृदा समानता कैसी है तो तलयोचन से है। गंगा की जलोढ़ मिट्टी भूमि सतह से नीचे है लगभग 600 मीटर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है तो बांगर। 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है तो जलोढ़ मिट्टी। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी है तो 24%। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है तो दोमट। 17 नंबर है कि भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टेशियन युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है तो काली मिट्टी। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी पारदीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है तो काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है तो काली मिट्टी। लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है तो काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो इन सभी में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में। रेगुर मृदा किस कृषि के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होती है तो कपास के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है तो काली मिट्टी। 24 नंबर है कि काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ये असत्य है, बाकी सब सही है। काली मिट्टी कपास के लिए जानी जाती है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है और सूखने पर काली मिट्टी दरारें पड़ जाती है। 25 नंबर है कि भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होता है तो रेगुर मिट्टी। 26 नंबर है कि किस मिट्टी से कृषि के सिंचाई की आवश्यक नहीं है तो काली मिट्टी। भारत में काली कपासी मिट्टी किस स्थानीय नाम से जाना जाता है तो रेगुर मिट्टी। 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः होती है तो काली मिट्टी। 29 नंबर है कि भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है तो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में लाल मिट्टी पाया जाता है। पारदीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है तो लाल एवं पीली मिट्टी एक ही है। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाया जाता है तो लाल मिट्टी। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यह मिट्टी नदी घाटी में पाई जाती है, ये गलत है, बाकी सब सही है। इसमें लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। यह शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाया जाता है। ये अधिकांश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। 33 नंबर है कि लेटराइट मिट्टी की महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है तो मालाबार तटीय क्षेत्र में। किस मिट्टी के लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है तो लेटराइट मिट्टी में, ठीक है। इसमें लेटराइट मिट्टी में काजू के लिए खेती के लिए प्रसिद्ध है। लेटराइट मिट्टी की प्रधान है तो मालाबार तटीय प्रदेश में। और 36 नंबर है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा समूह लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनवर हो जा रहा है तो यह हो जाता है लेटराइट मिट्टी। 37 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूखे जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है तो लेटराइट मिट्टी। 38 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यह एक क्षारीय मिट्टी है, ठीक है, गलत है। लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है। इस मिट्टी में चाय की कृषि की जाती है। 39 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, ये गलत है।
लेटराइट मिट्टी सूखे जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है। इस मिट्टी में लोहा एल्युमिनियम की अधिकता होती है। इस प्रकार इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। 40 नंबर है कि भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो 60%। 41 नंबर है कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आर्द्रता मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। 42 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो केरल में। 43 है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण के द्वारा। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी और रेगुर मिट्टी के सबसे ज़्यादा होता है महाराष्ट्र में। निचलन और ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो मखराला मिट्टी। 47 नंबर है कि निम्नांकित अपवर्तन के प्रकार में से किसके कारण चंबल के खंड बने हैं? तो अनावलिका गली के। 48 है कि मृदा अपवर्तन क्षेत्र का उपचार है 1 और 2 समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी और भू उपयोग का विनिमयन। 49 नंबर है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में। 50 नंबर है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला उपलब्ध मृदा का प्रकार है तो काली मिट्टी। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो राजस्थान। निम्नलिखित में से किस संबंध सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि की आच्छादित कर लेता है? यह है ऊसर। ठीक है, ये हो गया है। अब आते हैं सिंचाई के साधन। 67 नंबर है सिंचाई के साधन। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुछ संचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ गया है? तो 4 गुना। भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि संचित है? तो 850 हेक्टेयर। ठीक है, भारत में शुद्ध बोए क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? तो 38%। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो कुएं और नलकूप। देश के कुल संचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी है 31.1% और देश के कुल संचित क्षेत्र में कुओं और नलकूप की भागीदारी है 56% और देश के कुल संचित क्षेत्र में तालाबों की सिंचाई की भागीदारी है 6%। ठीक है, तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है तमिलनाडु में। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक है, 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों के द्वारा संचित होता है? तो तमिलनाडु में। 10 नंबर है कि निम्नलिखित किस राज्य में नलकूपों के द्वारा संचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो यह उत्तर प्रदेश में। भारत में नहरों के द्वारा सिंचाई कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पंजाब। और कुएं और नलकूप के द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है तो गुजरात। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग संचित है? तो यह है पंजाब। पर्वतीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? ऐसे कई सरिताएं हैं जो वर्षा ऋतु में बेगौती हो जाते हैं, ये गलत है। बाकी सब देख लेते हैं जो सही है। तरिंगति उच्चवच और कठोर शैल अपरवेश शैल संरचनाएं के कारण वर्षा जल का अल्प अंतःस्रावन और पर्वतीय भारत की अधिकांश नदी सदा नीरा है। ठीक है, 14 का हो गया। अब देखते हैं हम लोग 15 का। इंदिरा गांधी नहर निकलती है तो हरिके बैराज से। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो सतलज नदी से। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है तो इंदिरा गांधी नहर। सारण सिंचाई नहर निकलती है तो गंडक से। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी लेती है? तो गंडक नदी से। 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो तावा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी ये सम्मिलित नहीं है। बाकी सब मिदनापुर नहर कांसावती नदी पर, मेट्टूर डैम कावेरी नदी पर, उकाई प्रोजेक्ट ताप्ती नदी पर। 21 नंबर है कि पहला है कथन 1 और कथन 2 है। पर्वतीय भारत में सिंचाई एक प्रमुख साधन है तालाब। दूसरा है आर है पर्वतीय क्षेत्र की अधिकांश नदी मौसमी है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है।
22 नंबर है कि भारत की सिंचाई क्षमता 47.78% पूरा होता है तो लघु एवं वृहद परियोजना से। 23 नंबर है कि भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है तो दक्कन के पठार में। ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं भारत की कृषि। ठीक है, 68 नंबर है कि भारत की कृषि कौन कौन है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कृषि की दुष्प्रभाविता करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वृष्टि। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है तो गेहूँ, बाकी सब में गन्ना, कपास और जूट है। ठीक है, तीसरा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है तो रबी फसल जूट नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है और विश्व में विश्व में सबसे ज़्यादा चीन और भारत दूसरा नंबर पर है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है तो चावल है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है तो उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है तो धान की। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है तो चावल। और भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही तो गेहूं एवं चावल। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश का कुल खाद्यान्न की निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है तो दलहन एवं मोटा अनाज। किस राज्य के भारत का धान का भंडार के रूप में जाना जाता है तो छत्तीसगढ़। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि के आधुनिक विभिन्नता का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज। 15 नंबर है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? एस स्वामीनाथन को। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है तो गुजरात। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य है तो दाल का उत्पादन राज्य है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है तो जम्मू कश्मीर। और भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। फल उत्पादन में भारत का विश्व का स्थान द्वितीय है और सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व का स्थान द्वितीय है। 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। लक्षद्वीप का प्रमुख फसल नारियल है। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है तो पश्चिम बंगाल। और भारत में बृहत्तम पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में होती है तो हुगली नदी। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होता है तो दार्जिलिंग में। 28 नंबर है कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में होता है तो असम में। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र है तो मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में है तो केरल में। प्राकृतिक रबर उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो चौथा। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है तो इनमें से सभी मिस्र एवं सूडान से और संयुक्त राज्य अमेरिका से और पाकिस्तान से। 34 नंबर है कि तंबाकू के उत्पादन में भारत विश्व का कौन सा स्थान है तो तीसरा। नीली क्रांति किससे संबंधित है तो मत्स्य उत्पादन से। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। दूध उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है तो प्रथम। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। और भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था 1970। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति का जनक ब्राडर वर्गीज कुरियन को जानते हैं। और 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि से संबंधित नहीं है तो कृष्णा क्रांति नहीं है, बाकी सब हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है तो झींगा उत्पादन से। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गोल क्रांति आलू से है। भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है गुजरात। गेहूं अधिकतम उत्पादक कौन है तो उत्तर प्रदेश। किस भारतीय राज्य में चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है तो छत्तीसगढ़ में नहीं माना जाता है। असम, केरल, पश्चिम बंगाल माना जाता है।
भारत के निम्नलिखित में से कौन सा देश 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो गेहूं नहीं है। ठीक है, कपास है, चावल है, सब है। निम्नलिखित में से है कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो तमिलनाडु नहीं करता है, बाकी सब करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो गुजरात। गुजरात में के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह गलत है। यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह नमक के बड़ा उत्पादक है, यह कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो चावल का। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो चाय के लिए। 56 नंबर है कि इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो सरसों नहीं है। खरीफ फसल की काटी जाती है तो नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक। निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होता है? तो रबर। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कपास, सन, जूट है। झूम है एक कृषि का एक तरीका। 62 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? तो कुगर्ग है ज़्यादा। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो कर्नाटक। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? तो 52%। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो कॉफ़ी के लिए। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है? तो तमिलनाडु। 68 नंबर है कि सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला 2 राज्य है, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है गुजरात। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो उत्तर प्रदेश। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? तो कानपुर। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? पहला के खाद्य उत्पादन में वृद्धि है, हरित क्रांति। दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन में नीली क्रांति और उर्वरक उत्पादन में भूरी क्रांति। 73 नंबर प्रश्न है कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल राज्य में। 74 है कि मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में। 75 है कि केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में। कथन ए और कथन आर। भारत का चाय महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। ये सही है, आर गलत है। ठीक है, 77 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो केला महाराष्ट्र सुमेलित नहीं है, बाकी सब है। नारियल तमिलनाडु, तंबाकू आंध्र प्रदेश और आलू उत्तर प्रदेश। पिछले दशकों में भारत के कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? तो उन्नत कृषि विविध और प्रौद्योगिकी का प्रयोग। 80 नंबर है केंद्रीय उष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है तो बेंगलुरु में। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो 127। गलत युग्म को पहचानिए। मूंगफली बिहार, ये गलत है। बाकी सब चाय असम, नारियल तमिलनाडु, गन्ना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूं। भारत में प्रमुख कृषि पदार्थ आयात मद है। खाद्य तेल। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो गरम मसाले के लिए। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही आरोही क्रम है तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। चाय है, पहला हो जाएगा, उसको मिलित करना हो जाएगा। चाय हो जाता है असम। ठीक है, ईख हो जाता है उत्तर प्रदेश। मूंगफली हो जाता है गुजरात
और सेब हो जाता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है 88 नंबर कि पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन से। IR 20 किस चीज़ के अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? तो चावल। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो यह खरीफ फसल कहते हैं। 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सा काजू का मुख्य उत्पादन है? तो महाराष्ट्र। भारत की प्रमुख वानिकी फसल है तो कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। 93 नंबर है कि महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल की प्रचुरता समान करना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? तो सिंचाई सुविधा के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। भारत की राष्ट्रीय फसल है आम। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागवानी फसल सबसे पहले शुरू की गई? तो नील की। भारत निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? तो आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है तब प्रतापगढ़ जिले में। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह हो जाता है आलू और गन्ना। ठीक है। नेक्स्ट है 99 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो दलहन। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है। नेक्स्ट है कि खाली स्थान के बाद अवधि के दौरान खाद्यान्न विशेष गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी तो 1966 में। निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल है? तो तंबाकू। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल होता है तो खीरा, ककड़ी, तरबूजा। ठीक है। मई जून। ठीक है। अप्रैल मई जून में, इस सब में मई जून जुलाई में ये है तरबूजा, खीरा, ककड़ी। ठीक है। 104 है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो यह सरसों रबी फसल है, बाकी सब ये सब खरीफ फसल है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो चावल हो जाएगा। चावल, बाजरा ये सब हो जाएगा। भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होता है? तो पंजाब। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 107 का कि निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल का व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुमानित किया गया है? तो बीटी कॉटन। भारतीय सब्जी शोध संस्थान है तो वाराणसी। निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य में जैविक खेती करने का प्रथम राज्य घोषित किया गया है? तो सिक्किम। ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है भारत में ऊर्जा संसाधन। ठीक है। भारत में ऊर्जा संसाधन, इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है? तो बायोगैस। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परंपरागत स्रोत नहीं है? तो भूतापीय ऊर्जा नहीं है, बाकी सब प्राकृतिक गैस, कोयला और खनिज तेल। 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो सौर ऊर्जा। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तो तापीय। भारत में पहली लहर ऊर्जा परियोजना में से किस राज्य पर स्थापित की गई थी? तो विझिन्नजाम। 6 नंबर है कि चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई थी? तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। 7 है कि काकड़ा पर परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो गुजरात। 8 नंबर सम्मिलित करना है। ठीक है। तारापुर हो जाएगा, तारापुर महाराष्ट्र। ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र। रावतभट्टा हो जाएगा राजस्थान और काकरापर हो जाएगा काकरापर गुजरात और कांगा परमाणु शक्ति केंद्र हो जाता है कर्नाटक। 9 नंबर है कि कांगा में होता है तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन।
भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है तो तारापुर महाराष्ट्र। 10 नंबर हो गया। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर है, 11 नंबर सुमेलित करना है तो कर्नाटक, कर्नाटक में हो जाएगा कर्नाटक में हो जाएगा कैंगा। और बी नंबर तमिलनाडु में हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा कुंडनकुलम। और सी नंबर है कि उत्तर प्रदेश में है नरोरा। और गुजरात में है, गुजरात में हो जाएगा काकरापार। ठीक है, गुजरात में काकरापार हो जाएगा। ठीक है। 12 नंबर है कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानवीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है तो यह है हिमाचल प्रदेश। देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है तो यह 70%। तलचर एवं इंदौर उल्लेखनीय है तो तापीय शक्ति संयंत्रों से। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी निम्नलिखित केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में सुमेलित करें तो यह हो जाता है पहला नंबर कि सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली हो जाता है मध्य प्रदेश। कोरबा हो जाता है छत्तीसगढ़। रामगुंडम हो जाता है तेलंगाना। और कहलगांव बिहार। ठीक है, कहलगांव बिहार। 16 नंबर है कि निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्र एवं संबंधित राज्यों में कौन सा सुमेलित नहीं है तो यह हो जाता है कोरबा मध्य प्रदेश सुमेलित नहीं है। बाकी सब है तलचर उड़ीसा, उर्बा उत्तर प्रदेश और विंध्यन मध्य प्रदेश में है। 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है तो यह कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। 18 नंबर है कि चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है वह किस नदी पर है तो वांगचुंग नदी पर महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है तो यह हो जाता है कर्नाटक नदी पर। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कर्नाटक नदी पर है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है तो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है तो मणिपुर में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है तो मेट्टूडू। भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों का योगदान आधार पर सही अवरोही क्रम है तो पहला है कोयला। ठीक है, सबसे पहले कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। ठीक है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो जाता है तो चौथा। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में कहाँ की गई थी तो यह दार्जिलिंग में। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है तो हिमाचल प्रदेश। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी तो दार्जिलिंग में। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे कि ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है तो कवास गुजरात है। ओबरा शहर प्रसिद्ध है तो थर्मल पावर प्लांट के लिए। 30 नंबर है कि प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया तो शिव समुद्रम में। 31 नंबर है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है तो गुजरात। भारत के वानिकी ऊर्जा के खाली स्थान प्रतिशत पूर्ति कोयले से होता है तो 67%। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वानिकी ऊर्जा का प्रधान स्रोत है तो कोयला। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है तो महाराष्ट्र में। केंद्रीय जल एवं विद्युत स्रोत केंद्र कहाँ स्थित है तो खरगवासला। 36 नंबर है कि भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है तो महाराष्ट्र। भारत में कुल उत्पादित विद्युत परमाणु शक्ति कहाँ है। विद्युत परमाणु शक्ति भाग है 4%। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा से उत्पादन में अग्रणी है तो राजस्थान। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरने की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है तो भूतापीय ऊर्जा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत के खनिज संसाधन। ठीक है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है तो छोटा नागपुर का पठार। दूसरा है कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है तो छोटा नागपुर का पठार। तीसरा है कि निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म की लौह अयस्क की प्राप्ति होती है तो बैलाडीला से। 4 नंबर है कि केंद्रामुख लौह खनिज
परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। 5वां नंबर प्रश्न है कि बैलाडीला की खान खनन से किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात की जाता है? तो विशाखापट्टनम। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य हो जाता है उड़ीसा। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार के हैं? तो हेमाटाइट। 9 नंबर है कि जावर एवं रामपुरा अंगुछा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो सीसा एवं जस्ता। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादन राज्य होता है राजस्थान। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? तो खेतरी। और भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य हो जाता है ओडिशा। 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? तो लोहरदगा। पलामू एवं लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उत्पादन होता है? तो राजस्थान। 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मध्य प्रदेश। कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए है? तो अभ्रक के लिए। अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? तो मकराना में। 21 नंबर है कि गुजरात में बड़ौदा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो सफ़ेद संगमरमर। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए। निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक। भारत में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो केरल। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है? तो आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज की संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो यह हो जाता है थोरियम। 28 नंबर है कि टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगना खान किस राज्य में है? तो राजस्थान। सुमेलित करना है, ठीक है। कोयला क्षेत्र, ठीक। 29 का हो जाता है 29 का 1 2 3 सब लाइन से है, ठीक है। 29 का सुमेलित करना है। पहला क्वेश्चन है कि कर्णपुरा राज्य संबंधित है? तो यह हो जाता है झारखंड। यह हो जाता है कर्णपुरा झारखंड। और सिंगरौली हो जाता है मध्य प्रदेश। और सिंगरैनी, ठीक है, सिंगरैनी हो जाता है तेलंगाना। और कोरबा हो जाता है छत्तीसगढ़। 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है? तो 40%। झारखंड में कोयला की खान स्थित है? तो झरिया में। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित है? तो गोंडवाना में। भारत में सर्वप्रथम 1774 में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया है? तो रानीगंज। जेवली में खनन किए जाने का प्रमुख खनिज है? तो लिग्नाइट। भारत में सबसे अधिक कोयला का भंडार है? दामोदर घाटी में। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है रानीगंज कोयला के लिए। निम्नलिखित में से कोयला क्षेत्र किसके कोयला भंडार में सर्वाधिक है? तो झरिया। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? तो झारखंड। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में है? तो धनबाद। निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? तो दामोदर घाटी। संचित भंडार एवं उत्खनन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भारत में कोयला का संचित भंडार मुख्यतः 78 डिग्री पूर्व देशांतर के पश्चिम में पाया जाता है। ये गलत है, बाकी सब है सही। एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है? सही है। भारत में पाए जाने वाला कोयला अधिकांश कोयला बिटुमिनस का प्रकार है। और जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। ये सब सही है 3 गो। 43 नंबर है कि भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान में। 44 नंबर है कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो डिगबोई में।
तेल एवं ओएनजी गैस आयोग ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1956 में। कोयला लूर खनिज तेल किस किस नदी घाटी में स्थित है? तो कृष्णा नदी घाटी में। 47 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? तब बदरपुर नहीं है, बाकी सब अंकलेश्वर, कलोल और मेहसाना स्थित है। 48 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी कथन सत्य है। पहला है कि खनिज तेल मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाया जाता है। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है और भारत के मूल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 2/3 तापीय क्षेत्रों से प्राप्त है। 49 नंबर है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से। 50 नंबर है कि गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है अंकलेश्वर। सुमेलित करना है तो ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट हो जाता है यह खनिज क्षेत्र, ग्रेफाइट उत्पादन हो जाता है रंपा। सीसा हो जाता है जावर, और ठीक है, लवण हो जाता है डिडवाना, और चांदी हो जाता है बेल्लारी। सुमेलित करना है, ठीक है। अभ्रक कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो अभ्रक आंध्र प्रदेश में, मैंगनीज हो जाता है उड़ीसा में, ठीक है, और तांबा हो जाता है राजस्थान, और सोना हो जाता है कर्नाटक। 33 नंबर अब आता है 53 नंबर, इसको सुमेलित करना है। यह हो जाता है मैंगनीज हो जाता है बालघाट, और लौह अयस्क हो जाता है बस्तर, बॉक्साइट मांडला, और कोयला हो जाता है सहलोल सूची। 54 नंबर प्रश्न का डिस्कशन देखते हैं, सुमेलित करना है। खनिज एवं स्थान, ठीक है। पहला का हो जाता है, पहला कोयला हो जाता है गिरिडीह कोयला के लिए जाना जाता है। तांबा हो जाता है अलवर, ठीक है, तांबा हो जाता है अलवर, और मैग्नीज हो जाता है धारवाड़, और लिग्नाइट हो जाता है जैककोंडम, ठीक है, जैककोंडम, ठीक है। अब आते हैं 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है? तो यह हजारीबाग से। 56 नंबर है कि भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थान से क्रमबद्ध है? तो क्षेत्रीय, कोलार, केंद्रामुख और झरिया। सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को मिलान कोट भाषा में कीजिए। तो पहला हो जाता है 1 का 2, मकुम हो जाता है कोयला, दहलील राजाहरा, ये हो जाता है लोहयस के लिए। कोरापुट हो जाता है बॉक्साइट, और चित्रदुर्ग हो जाता है मैग्नीज। 58 नंबर है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो जादूगोरा। निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो छत्तीसगढ़। श्रीभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। भारत का वह कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? तो महाराष्ट्र। 62 नंबर है कि भारत निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोट में सही सुमेलित चुनिए। तो यह हो जाता है 2, झारखंड हो जाता है, और उड़ीसा हो जाता है, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, ठीक है। बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाता है लौह अयस्क के लिए। कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी खाने के लिए मशहूर है? तो यह झारखंड। खेतरी किसके लिए? तांबा के लिए। निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादन नहीं है? तो राजस्थान। बाकी सब छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र है। 67 नंबर है कि भारत के कौन सा 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क संपन्न है? तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा संपन्न है। 68 नंबर का सुमेलित करना है, ठीक है। 68 नंबर सुमेलित करना है। ए का हो जाएगा 4, ए का 4 हो जाएगा घली गजरा छत्तीसगढ़। केंद्रामुख हो जाएगा 3 कर्नाटक, ठीक है।
और बादाम पहाड़ हो जाएगा उड़ीसा, बादाम पहाड़ी उड़ीसा। और नुमानी हो जाएगा झारखंड। ठीक है। ठीक है, देख लीजिएगा। 69 नंबर प्रश्न है, 69 का देखते हैं, मिलान करना है। हजारीबाग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अबरख के लिए। और नवेली किसके लिए प्रसिद्ध है? नवेली हो जाता है 3, नवेली हो जाता है लिग्नाइट के लिए। और झरिया हो जाता है कोयला के लिए। और राउरकेला हो जाता है लौह अयस्क के लिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। 71 नंबर है कि निम्नलिखित जिलों में किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के लिए बृहद भंडार पाए गए हैं? तो रायपुर। अब आते हैं कोयला उत्पादन होता है गिरिडीह। तांबा हो जाता है अलवर। मैग्नीज हो जाता है धारवाड़ क्रम के। और भूरा कोयला हो जाता है जयकोंडम। ठीक है। 73 नंबर प्रश्न है कि भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादन राज्य है? तो राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा देश महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? तो हॉस्पेट। 75 नंबर है कि निम्नलिखित राज्यों में किस एक में नामकुम कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन सा धात्विक खनिज में सर्वाधिक संपन्न है? तो धारवाड़ क्षेत्र। 77 नंबर है कि भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद। जादूगोरा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। कोयले के 3 अग्रगण्य उत्पादन अवरोही क्रम में है। तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। 80 नंबर है कि पलामू। सुमिलित करना है। पलामू हो जाता है बॉक्साइट के लिए। हजारीबाग हो जाता है अबरख के लिए। खेतरी हो जाता है तांबा के लिए। और क्वेझर हो जाता है मैग्नीज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है 81 नंबर कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक है? तो गुजरात। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है? तो जिप्सम। स्वर्ण मुक्ता कहाँ पाया जाता है? तो कोलार में। निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो लिग्नाइट। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला है तो ललितपुर। 87 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो राजस्थान। लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है तो तलवारा नहीं है, बाकी सब डाबला, निम्भला और मुरीजा है। 89 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं किया जाता है? तो मैग्नीज हो जाता है कोरापुट, ये गलत है। बाकी सब जो सही है देख लेते हैं। लौह अयस्क है केंद्रामुख, कोयला हो जाता है सिरगेनी और तांबा हो जाता है खेतरे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है भारत के उद्योग। ठीक है, भारत के उद्योग, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। भारत के उद्योग से पहला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सर्वाधिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो लौह इस्पात उद्योग में। दूसरा है कि आधुनिक लौह इस्पात उद्योग वास्तविक परम किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ है? तो कुल्टी। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित है? तो ब्रिटेन के। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी जर्मनी के सहयोग से। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित हुई थी? तो रूस के सहयोग से। रूस की सहायता से स्थापित लौह संयंत्र है इनमें से सभी बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम रूस के सहयोग से। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई?
तो द्वितीय पंचवर्षीय में। भारतीय इस्पात अधिनियम लिमिटेड सेल की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 ईस्वी में। कोयला की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, तो VSL भद्रावती को। 11 नंबर है कि भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भारत का प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो कोलकाता में। भारत में कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यरत नियुक्त करता है? तो वस्त्र उद्योग में। विभाजन के कारण भारत में कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? तो जूट तथा रुई उद्योग है। 15 नंबर है कि देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1876 में। 16 नंबर है कि पंजाब में कौन सा स्थान हजौरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लुधियाना। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? पूर्व का बोस्टन हो जाता है अहमदाबाद। और सूती वस्त्र की राजधानी कौन सा है? तो यह हो जाता है मुंबई। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर हो जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर हो जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हो जाता है कोयम्बटूर। 18 नंबर है कि देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? तो कर्नाटक। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो राजस्थान। निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? तो सीमेंट उद्योग नहीं है। कटनी में स्थित है तो सीमेंट कारखाना। 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है? तो डालमिया दरी। ठीक है। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति से अधिक प्रभावी होता है? तो यह होता है कोयला तथा जिप्सम। 24 नंबर है कि सीमेंट के उत्पादन में भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो चेन्नई में। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया था? तो रानीपेट में। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था? तो सिंधरी में। 28 नंबर है कि भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लाया गया था? तो लखनऊ। भारत में अधिकांश कागज कारखाना पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का कारण है उपयुक्त सभी कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति और कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता और रानीगंज एवं झरिया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति। 30 नंबर है कि नेपानगर किसे जाना है? अखबारी कागज के लिए। 31 नंबर है 30 नंबर हो गया, इसमें छूटा हुआ है। ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें छूट गया है थोड़ा। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न में से कौन सा है? तब बड़ौदा OCL। भारत में तेल शोधक कारखाना बहुधा बृहत बंदरगाह के समीप संदर्भित है क्योंकि आयातित कच्चे माल पर निर्भरता है। जॉर्ज आर्कलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? तो सिरसिरा में। 55 नंबर है कि देश में विभाजन के फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास हुआ है क्योंकि कुशल श्रम तथा जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान बांग्लादेश में चला गया और इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण किया गया है। तो चित्तरंजन में। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित है तो महरौरा में। ठीक है। कपास के उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वह है भार हरास मूलक। भारत के तेल शोधक कारखाना है तो बरौनी में। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो एल्युमिनियम उद्योग। इसका देख लीजिए, सुमेलित करना है। ठीक है।
कागज एवं लुंगदी, यह हो जाता है कागज एवं लुंगदी हो जाता है डालमिया नगर। सिगरेट हो जाता है दिलवारपुर। और प्लाईवुड हो जाता है, यह हो जाता है हजारीपुर। और जूट है पूर्णिया। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर कि सुमेलित कीजिए और सूची को नीचे सुमेलित करना है। तो चीनी उद्योग हो जाता है धामपुर, ठीक है, धामपुर। और कागज उद्योग हो जाता है चांदपुर। सीमेंट उद्योग हो जाता है डालमिया। और लौह इस्पात उद्योग हो जाता है बोकारो, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 62 हो गया। अब 63 देखते हैं। तातीपाका तेल शोधक किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित कहाँ की गई है? तो डिगबोई। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है तो जामनगर गुजरात में। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो टाटा नगर के लिए। और निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो बोकारो यूएसए के सहयोग से बनाया गया है, ये गलत है। बाकी सब राउरकेला जर्मनी, दुर्गापुर यूके से, अब भिलाई होगा पूर्व सोवियत संघ से। सुमेलित करना है, ठीक है। 68 नंबर प्रश्न देखेंगे। 68 नंबर है कि कागज, ठीक है, कागज हो जाता है टीटानगर। सीमेंट हो जाता है लखेरी। और लोहा एवं इस्पात हो जाता है भिलाई। और खनिज तेल शोधशाला हो जाता है आंवला। 69 नंबर है कि भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादक केंद्र में कौन सा कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है? तब भद्रावती, ठीक है, भद्रावती। निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डब्बे का बड़ी मात्रा में निर्माण करते हैं? तो पंजाब और तमिलनाडु। 71 नंबर है कि निम्नलिखित किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? तो झरिया में नहीं है। उत्तर प्रदेश दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है तो बरेली। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र है तो बोकारो। इसको सुमेलित करना है, ठीक है। एल्युमिनियम संयंत्र, यह हो जाता है, पहला हो जाता है अलूपुरम हो जाता है केरल, अलूपुरम केरल। अंगलू हो जाता है उड़ीसा, अब बेलगाम हो जाता है कर्नाटक, और कोरबा हो जाता है छत्तीसगढ़। पचहत्तर है कि भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उत्पादक हैं, पंजाब और हरियाणा। पोत निर्माण यार्ड माझगांव डाक कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक है? तो गुजरात। अब यहाँ पर सुमेलित करना है उद्योग। एल्युमिनियम उद्योग हो जाता है, यह हो जाता है जेके नगर। तांबा हो जाता है मलहज खंड। और जस्ता हो जाता है टुंडू। और जूट हो जाता है भाटपारा। 79 नंबर प्रश्न है औद्योगिक केंद्र सुमेलित करना है। एक के हो जाता है 4 पर्यटक। आगरा हो जाता है पर्यटक। पर्यटन के लिए कानपुर हो जाता है चमड़े उद्योग चमड़े का सामान के लिए। मेरठ हो जाता है खेल कूद के सामान के लिए। और मुरादाबाद हो जाता है धातु पात्र के लिए। 80 नंबर प्रश्न है सुमेलित करना है तेल शोधक संग्रहालय एवं राज्य। तो यह हो जाता है ए के 3। नुमलीगढ़ असम। कोयली हो जाता है गुजरात। और महलौर हो जाता है कर्नाटक, ठीक है। पानीपत हो जाता है हरियाणा, ठीक है। 81 नंबर है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश। 82 नंबर है कि सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2। तिरुचिरापल्ली, यह हो जाता है हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए। विशाखापट्टनम हो जाता है जहाज निर्माण के लिए।
आवरी हो जाता है टैंक फैक्ट्री के लिए, और चितरंजन होता है लोकोमोटिव के लिए। 83 नंबर है कि सकरा फैक्ट्री की अधिकतम संख्या कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिनिधि कौन है, तो बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना स्थित है, तो मथुरा। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए जाना जाता है, तो सीमेंट के लिए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा सर्वप्रथम स्थापित हुए थे, तो सूती वस्त्र उद्योग तथा पटसन उद्योग। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है, तो जामनगर। भारत में रेल डब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, तो कपूरथला तथा पेरमपुर। 90 नंबर है कि झारखंड में टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 1907। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है, तो कुकिंग कोयला के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा फुलटूज उद्योग का एक उदाहरण है, तो सॉफ्टवेयर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत की परिवहन व्यवस्था। अब हम लोग देखते हैं भारत के परिवहन व्यवस्था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान है, तो द्वितीय। नवीनतम उपलब्ध आंकड़े के अनुसार देश में सड़कों की लंबाई कितनी है, तब 52.32 लाख किलोमीटर। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है, तो 80%। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत अग्रणी राज्य है, तो महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु। 5 नंबर है कि सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम है, तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है, तो उत्तर प्रदेश। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की लंबाई लगभग है 100,475 किलोमीटर। देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान लगभग है 2%। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश में सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न करती है, तो 40%। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो NH7 था 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। देश की लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग N47A और राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 7 है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 7। कोलकाता और दिल्ली के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो NH2 और भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH6। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन नगरों के मध्य है, तो दिल्ली, अमृतसर। ग्रैंड ट्रंक शहर है, तो अमृतसर एवं कोलकाता के बीच। किस राष्ट्रीय राजमार्ग के शेरशाह सूरी के राजमार्ग कहते हैं, तो NH1। ठीक है, NH1 और NH2 मिलाकर शेरशाह सूरी का राजमार्ग हो जाता है। उत्तरी दक्षिणी पूर्वी कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है, तो झांसी। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में किसकी सबसे अधिक लंबाई है, तो कोलकाता और हाजीरा। कोलकाता हाजीरा का स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। और निम्नलिखित कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है, तो यह है पटना। बाकी सब है औरंगाबाद, सासाराम, मोहनी है। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो देश की सड़क आधार संरचना के लिए सर्जित किया जा रहे गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है, तो जबलपुर। 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2 शहर उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं, तो श्रीनगर और कन्याकुमारी। पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्रायः क्या है, तो भूस्खलन। विश्व में भारतीय रेलवे स्टेशन की संख्या रेलवे नेटवर्क की स्थिति है 4थी। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित हुआ था,
तो 1853 में। भारत में कब रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाया गया था? तो डलहौजी के शासनकाल में। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरंदी बंदर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के थाने के बीच चली थी। तो 16 अप्रैल 1853 को। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर कोंकण रेलवे जोड़ता है। तो रोहा से मंगलुरु को। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो सिक्किम। देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है तो गतिमान एक्सप्रेस। पैलेस ऑन व्हील की चर्च पर नई रेलमार्गी टेक्केन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में रहा है? तो महाराष्ट्र। भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? तो विवेक एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समझौता एक्सप्रेस। कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट। कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई है 760 किलोमीटर। कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल चलता है। भारतीय रेल की कुल मार्ग लंबाई कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत है? तो 33.66%। भारतीय रेल मार्ग के कितने क्षेत्रों में विभक्त है? तो 17 जोन है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है हुबली और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर। रेलवे के नवीनतम जोन उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है जयपुर। भारत में कितने प्रकार के रेल है? तो 3 प्रकार के। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? तो 1925 में। और भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी तो दक्कन क्वीन। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो मुंबई। कुल केंद्रीय कर्मचारी का कितना प्रतिशत भारतीय रेल मार्ग में कार्यरत है? तो 40%। भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई 66,687 किलोमीटर। कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो पश्चिमी घाट। देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो रेलवे। पहिए और एक्सिल बनाने वाले रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो यह होता है बेंगलुरु। अब आते हैं प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली है तो दिल्ली और बेंगलुरु। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रवावस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन की सुविधा प्रबंधित करने का संबंधित है? तो रेल टेल निगम। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है तो बेलगाम को। पूर्वी रेलवे को बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ है? तो पूर्व मध्य रेलवे। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे का मुख्यालय नहीं है? तो अहमदाबाद। निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो मुंबई। और 61 नंबर है कि निम्नलिखित निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में कौन सा एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो त्रिवेंद्रम सेंट्रल 12,431 किलोमीटर। ठीक है। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो फेवरी क्वीन। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ था? तो 1911 में। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी तो कराची एवं मुंबई के बीच। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1911। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य हुआ था। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है एयर इंडिया। एयर इंडिया का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन थी? तो कोचीन। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा समूह भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का सही नामों को प्रकट करता है? तो मुंबई, कोलकाता और दिल्ली और चेन्नई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता।
भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? तो 6। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई 14,500 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग वन। राष्ट्रीय जलमार्ग वन संख्या जोड़ता है इलाहाबाद को हल्दिया से। अब सुमेलित करना है राष्ट्रीय जलमार्ग। ए का हो जाएगा, ए है राष्ट्रीय जलमार्ग वन हो जाएगा इलाहाबाद को हल्दिया से। 2 हो जाएगा सरदिया से धुबरी को। और 3 हो जाएगा कोल्लम से कोट्टुपुरम। और 4 हो जाएगा काकीनाडा से मरकनम। 77 है कि भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग के द्वारा जुड़ता है? तो 98%। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है? तो 13। भारत की तट रेखा पर अच्छे पोत आश्रय कमी क्यों है? तो तट रेखा प्रायः सीधी और सपाट है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है? तो एन्नोर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं है? एन्नोर जो है पश्चिमी तट पर नहीं है, बाकी सब जो है पश्चिमी तट पर है। कांडला, मुंबई और मैंगलोर ये सब पश्चिमी तट पर है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं है? तो नाहवा से पूर्वी तट पर नहीं है, बाकी सब कोलकाता, पारादीप और विशाखापट्टनम है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई। वर्तमान मुख्य बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पतन का निर्माण किया गया है? तो नाहवा सेव। 85 नंबर है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो कांडला। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो कांडला। और स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था कांडला। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थित है? तो मर्मू गोवा पतन स्थित है गोवा में। और भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर अवस्थित है? तो प्रायद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है ओडिशा। 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबंध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? सभी विशाखापट्टनम। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो विशाखापट्टनम। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है तो चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मर्मोगोवा देश का गहरा बंदरगाह है, ये गलत है। बाकी सब जो सही उसको बता देते हैं। तो मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। चेन्नई देश में प्राचीनतम बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता हल्दिया। नाहवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो मुंबई। भारत का प्रायद्वीपीय एवं कांडला पतन निम्न तट पर स्थित है, क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी तट पर। भारत के पूर्वी तट में सर्वोत्तम प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? तो मंगलुरु। कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? तो नदिया सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच कितनी समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है? तो 434। गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो सदिया धुबरी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में। और भारत के निम्न राज्यों में से रेल सेवा से वंचित है? तो सिक्किम। 107 नंबर है कि यदि किसी पोत को चेन्नई कोचीन जाना हो तो उसे पाक जलडमरू को पार करते हुए जाने के बजाय श्रीलंका के चक्कर लगाकर जाना पड़ता है, क्योंकि यह काफ़ी उथाल है जिसे पोत इसे पार नहीं कर सकते हैं। 108 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई। सेतु समुद्र परियोजना जिन्हें जुड़ती है वे है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात के बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो जामनगर।
भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है पारदीपीय और हल्दिया। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो चेन्नई। भारत में अंतः स्थलीय जल मार्ग के लिए प्रयोग किए जाने वाला नदी कौन सा है? तो गंगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पत्तनों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? कांडला, हल्दिया और पारदीपीय और कोच्चि। 115 है कि निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। तब मछलीपट्टनम और दूसरा है मछलीपट्टनम, चेन्नई और नागापट्टिनम और तूतीकोरिन। ठीक है। 116 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि यमुना एक्सप्रेसवे है ग्रेट नोएडा से आगरा तक भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। जीरो माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। यह है नागपुर। भारत में पहली यात्री रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? तो महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे एक क्षेत्र जोन है को नहीं दर्शाता है? EWR। भारत की सबसे लंबी दूरी रेलगाड़ी किन स्टेशनों को चलती है? तो डिब्रूगढ़, कन्याकुमारी। भारत में सर्वप्रथम गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहाँ से चलती थी? हजरत से निजामुद्दीन से आगरा तक। निम्नलिखित रेल मार्गों में से कौन से भारत में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो विवेक एक्सप्रेस। अब आते हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के काल में। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष तक अंतराल पर किया जा रहा है? तो 1881 में। भारत में जन्म लेने वाले एक अरबे शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया था? तो आस्था। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या, ठीक है, 121 करोड़ था। 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व में जनसंख्या के भागीदारी में लगभग होता है 17.5%। 8 नंबर है कि भारत में प्रतिवर्ष किस देश में जनसंख्या बराबर वृद्धि हो रही है? तो ऑस्ट्रेलिया में। 9 नंबर है कि भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है? तो 1921। 2011 के जनगणना के अनुसार जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं। और जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति की कौन सी जनगणना थी? तो 7वीं। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो 10 वर्ष। किस राज्य की आबादी अधिकतम थी 2011 के जनगणना के अनुसार? तो उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो तृतीय। जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 16.50%। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में के 3 सबसे बड़े राज्य सही क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। जनसंख्या की दृष्टि से भारत 3 सबसे छोटे राज्य सही क्रम है सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रदेश है लक्षद्वीप। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूहों के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या अधिक है। तो यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या आधार सही क्रम क्या है? तो यह हो जाता है 1 उत्तर प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र हो जाता है, फिर बिहार हो जाता है और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश में
2001 से 11 के दशक के दौरान कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? तो 17.7%। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 11 के अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो मेघालय। भारत में जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 1.64%। 27 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है मेघालय। भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है तो नागालैंड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई थी? तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। 2011 के जनगणना के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी? तो नागालैंड। नवीनतम जनगणना अनुसार भारत में जनसंख्या की औसतन वार्षिक वृद्धि दर घट रही है। वर्तमान में भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है तो 1961 से 71 दशक में। पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय वृद्धि दर है तो 1.64%। 2001 से 11 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। जो दूसरे पर कौन राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश। पिछली शताब्दी में भारत की जनसंख्या विस्फोट वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो मृत्यु दर में तीव्र ह्रास। किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक का तात्पर्य है जनसंख्या एवं संसाधन विकास से। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित दशकों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई है तो 1961 से 71 में। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि दर प्रमुख कारण नहीं है? तो चिकित्सक सुविधा नहीं है, बाकी सब है। गर्म जलवायु, निर्धनता और शिक्षा। 40 नंबर है कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या पर। 2011 के जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 382। भारत में निम्नलिखित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। ठीक है, बिहार है। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश है। बिहार जनसंख्या घनत्व कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 1106। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी बिहार है। उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 829 है। भारत में निम्नांकित नगरीय नगरों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो चेन्नई में है। बिहार जो हो जाएगा 1100 जनसंख्या घनत्व है। बिहार जो हो जाएगा 1106 किलोमीटर। और केरल जो हो जाएगा 860 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश हो जाएगा 829 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल 1028 किलोमीटर। 49 नंबर है कि सर्वोत्तम जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही अनुक्रम है तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। लिंगानुपात का परिकल्पना कैसे की जाती है? तो देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जनसंख्या। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 100 पुरुषों में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो 943। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात कितना है? तो 1000 अनुपात 943। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष कितना है? थोड़ी सी वृद्धि हुई है। भारत में किस राज्य में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है? तो केरल। किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? तो केरल। 1901 के जनगणना में भारत में लिंगानुपात कितना था? तब 972। लिंगानुपात की दृष्टि से केरल की महिलाओं की सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती है तो दूसरा स्थान निम्नलिखित में से किसका है? तो पुदुचेरी। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। 59 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिंगानुपात 919 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो चंडीगढ़ में लिंगानुपात देश में सबसे कम है। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सब जो है
भारत में लिंगानुपात 943। केरल में स्त्री पुरुष के अनुपात महिलाओं के पक्ष में सही है। पुदुचेरी में स्त्री पुरुष के अनुपात महिलाओं के पक्ष में है। 61 नंबर है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के लिंगानुपात के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम कौन है। तो यहाँ हो जाता है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के बृहत्तम नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात किसका है, तो मुंबई का। सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 68.8% और राज्य की कुल जनसंख्या के नगरीय जनसंख्या के अनुपात का आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम कौन सा है, तो यह हो जाता है फिर है गोवा है, मिजोरम है और तमिलनाडु, गुजरात है। तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं गुजरात है, ठीक है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की जनसंख्या कितनी है, तो यह हो जाता है 53। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही और वही क्रम है, तो गोवा, मिजोरम एवं तमिलनाडु। निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है, तो गोवा में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 31.2%। नगरीकरण की दृष्टि से भारत है तो एक माध्यम निम्न नगरीकृत देश। मेट्रोपोलिटन नगर की जनसंख्या होती है 10 लाख से अधिक। मेगालोपोलिस समानतः कितनी जनसंख्या वाला नगर होता है, तो 50 लाख से अधिक है। 75 नंबर है कि भारतीय जनगणना के आयोग द्वारा नगर की परिभाषा के लिए निर्धारित मानक क्या है, तो यह हो जाता है 1, 2, 3। पहला है 75% कार्यशील पुरुष गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 प्रति वर्ग किलोमीटर हो और उस स्थान का जनसंख्या 5000 से अधिक हो। 2001 से 11 में मेट्रोपोलियो की संख्या 2001 से 11 में हो गई थी, तो यह 35 से 53। भारत में नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है, तब महाराष्ट्र के। नगरीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भारत में नगरीकरण सभी क्षेत्रों में समान पुरुष से हुआ है। 79 नंबर है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित है, तो मध्य प्रदेश में। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति लोगों की प्रतिशत सबसे अधिक है, तो मिजोरम। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की प्रतिशत सर्वाधिक है, तो पंजाब। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश। बिहार राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो मध्य प्रदेश। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का उच्चतम अनुपात है, तो पंजाब। और कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का उच्चतम अनुपात है, तो लक्षद्वीप। ठीक है, भारत के कुछ जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान है, तो 8.6%। भारत की कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान है। ठीक है, अनुसूचित जाति है वो अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, अनुसूचित जाति 16.6%। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है तो 60 वर्ष के उम्र के ऊपर की जनसंख्या में। 2011 के जनगणना के अंतरिम आंकड़े के अनुसार भारत में औसतन साक्षरता 73.0% था। वर्तमान में भारत के साक्षरता दर आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह हो जाता है 1.34। ठीक है, 1.34 90 हो जाता है 1.34। ठीक है, जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है पर लिख नहीं सकता उसे साक्षर नहीं माना जाएगा। केवल 1.3 जनगणना के दृष्टि से वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है। और चौथा नंबर है
चौथा नंबर है कि किसी जिले से पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली, इसका यह अर्थ नहीं है कि उस जिले के 100% जनता साक्षर हो गई है। नहीं। 91 नंबर है कि 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता आंकड़ों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? तो केरल में 100% साक्षरता पाई गई है। 92 नंबर है कि पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षरता होने का न्यूनतम मापदंड दिया गया है? तो 90%। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? तो उड़ीसा। 2011 देश में निम्नलिखित में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है? तो केरल। किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार। केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? तो लक्षद्वीप। महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है, ठीक है, तो केरल। बिहार में साक्षरता दर वर्तमान में स्थिति है तो 61.8। भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य है तब यह है बिहार। केरल राज्य का उच्च साक्षरता का कारण है सुदृढ़ अर्थव्यवस्था। भारत का 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य है मिजोरम एवं केरल। किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है साक्षरता ज्ञात करने के? किस 7 वर्ष या उससे अधिक आयु। जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस रूप में चलाई जा रही है? तो हरियाणा। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? तो मिजोरम। जनआंकी संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस चरण में है? तो उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। भारत का क्षेत्रफल संसार का क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है पहला। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है 8.60%। बिहार की अनुमानित आबादी है 10 करोड़, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर है 51.5%। 2011 के जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में लिंग अनुपात राज्य है तो 1000 पुरुष पर 943। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजक वर्ष कहा गया है? तो 1921। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य है तो महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात है? दिल्ली। निम्नलिखित में से वह राज्य जो संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? तो हरियाणा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो बिहार। 2011 के जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों में किसकी जनसंख्या न्यूनतम है? तो सिक्किम। और वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व की सही और वही क्रम दर्शाता है? तो हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब। नेक्स्ट है कि भारत के संघ राज्यों क्षेत्र में सर्वाधिक नगरीकृत है तो दिल्ली। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत में 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले नगरों में से है तो पहला है लुधियाना, कोच्चिन, सूरत और नागपुर। किस राज्य में इसकी कुल जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वोत्तम है? तो हिमाचल प्रदेश। भारत में वर्तमान में आबादी 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशत कितनी है? तो 5 से 6%। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घ अवधि लक्ष्य है? तो 2045। भारत की जनसंख्या 2011 के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है? तो सिक्किम। नगरीकरण के कारण के संबंध से निम्नलिखित पर विचार करें 1 और 2। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों को उच्च दर से पलायन और नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या।
भारत में 2001 के 11 के जनगणना के अनुसार 8.2%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश 10 लाख नगरों की संख्या है तो 7। कौन सा आयु सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये देख लीजिएगा। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में है तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य है बिहार। भारत के मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं? तो यह 53। भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश है तो बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश। भारत में जनसंख्या के अनुसार 50,000 से 99,000 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र में क्या है? तो श्रेणी द्वितीय शहर। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो चंडीगढ़। भारत में जनसंख्या घनत्व है नियंत्रण बढ़ा है। भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक दार्शनिक वृद्धि पाई जाती है 1991 से 2000 में। भारत में नगरीकरण से है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में घटी है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। भारत में निम्नलिखित राज्यों को नगरीकरण की दृष्टि से आरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो दूसरा है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय जनगणना 2000 नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़कर कर रहा है तो 2070। भारत में नगरीकरण के केंद्रों की वर्गीकरण संख्या 6 है। ये सब इतना ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा है जहां पर अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? तो पंजाब। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? तो निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के उच्च दर। देख लीजिए 148 का है, ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। 48 है, 49 है, 49, 50 के देख लीजिए, 51, 52, 53, 54, 6। ये सब ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब आते हैं भारत के जनजाति। ठीक है, भारत के जनजाति, इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है। पनियाल तथा इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? तो केरल। दाफला तथा सिंगपो जनजाति किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश। लेप्चा तथा भूटिया सिक्किम में। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो अंडमान निकोबार में। आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो डोगरी। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो झारखंड। भील जनजाति का मुख्य रूप से निवास करती है तीनों के सीमावर्ती क्षेत्र में। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं मणिपुर में। गारो खासी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो मेघालय। ओबो जनजाति संबंधित है तो असम। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है तो आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? तो मणिपुर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो भोटिया जनजाति। और चेंचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? तो आंध्र प्रदेश। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि ओराव जनजाति किस राज्य में संबंधित है? तो झारखंड। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ी में। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। गारो जनजाति मेघालय की। बोडो निवासी है तो गोरो पहाड़ी की। गद्दी लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश की। लोक निवासी हैं हिमाचल प्रदेश के। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा सोमपोन जनजाति पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से अररिया समुदाय कौन सा है? तो गुजरात का परंपरागत लवन पटल श्रमिक समुदाय। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। भारत में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा बहुपति की प्रथा मानती है? तो 3 एवं 4, जौनसरी और टोडा जनजाति। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है तो गोंड। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी। 29 नंबर प्रश्न है कि
धूम कुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो उराव। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो हरियाणा। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा केरल में पाई जाती है? तो चेंचू। किस राज्य में जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा। थारू जनजाति पाए जाते हैं तराई प्रदेश में। और निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह मणिपुर में पाया जाता है? तो कुकी। निम्नलिखित में से कौन सा टोडा जाति का मुख्य क्षेत्र है? नीलगिरी पहाड़ी। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सा है? तो गरसिया। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित है? तो बदगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो थारू। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो यह थारू। यहाँ पर सुमेलित करना है 1-4। भील जनजाति मालवा और थारू जनजाति हो जाता है थारू जनजाति होता है तराई, और गोंड जनजाति हो जाता है बस्तर, और टोडा जनजाति हो जाता है नीलगिरी। 42 नंबर है। 42 नंबर देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सबसे पहले ओराव जनजाति हो जाता है झारखंड, और खोंड जनजाति हो जाता है ओडिशा, और चेंचू जनजाति हो जाता है केरल, और टोडिया जनजाति गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जनजाति और क्षेत्र। एक देखेंगे बिरहोर हो जाता है झारखंड, भूटिया हो जाता है सिक्किम, टोडा जनजाति हो जाता है तमिलनाडु। ठीक है, नीलगिरी तमिलनाडु। सेंट लीज, ठीक है, अंडमान निकोबार। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूची मिलान करना है। टोडा जनजाति हो जाता है टोडा जनजाति तमिलनाडु। लेप्चा जनजाति हो जाता है सिक्किम। बिरहोर जनजाति हो जाता है सिक्किम, और गारो जनजाति हो जाता है गलत मिलान किया हुआ। ठीक है, गारो खासी जनजातियाँ मेघालय के है। ठीक है, टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाया जाता है लेप्चा हो जाता है सिक्किम, और बिरहोर हो जाता है गारो मेघालय, बिरहोर हो जाता है झारखंड। ठीक है, निम्नलिखित जनजाति और राज्य, तो यह हो जाता है 1 और 3 लिम्बू सिक्किम, और डिगोरिया कुंड ओडिशा। सही सुमेलित है। ठीक है, अभी हो गया 46। कौन सा सही है? तो थारू उत्तराखंड में। ठीक है, ये ज्योग्राफी का हो गया पूरा कंप्लीट। भारत के ज्योग्राफी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट मास्टर वीडियो में मिलेंगे।